टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि बेसिक साइंस एंड ईडी की तैयारी किस बुक से किया जाए, तो मेरे मित्र आप सबों के पास ये किरण पब्लिकेशन की जो बुक है बेसिक साइंस एंड ईडी की, जो आपके अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों दिया गया है। ये बुक अवश्य ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि इसमें सारे टॉपिक के थ्योरी भी दिए गए हैं और साथ में आपका एमसीक्यू भी दिया गया है चैप्टर वाइज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में लीवर एंड मशीन की। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है लीवर एंड सिंपल मशीन। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि सिंपल का मतलब क्या होता है, सरल, और मशीन का मतलब आप कहेंगे सर मशीन। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो सिंपल मशीन की बात करा जा रहा है वो क्या है, तो आप सभी याद रखना कि सर हिंदी में सरल मशीन है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो चैप्टर है आपका लीवर एंड सिंपल मशीन, तो सिंपल मशीन तो सरल मशीन हो गया और लीवर का मतलब क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा उत्तोलक। क्या होता है? उत्तोलक होता है। ठीक है मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी पहले हमें यह समझाओ कि ये मशीन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल मशीन या फिर कोई और प्रकार के मशीन होंगे तो उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरे मित्र इसको जरा सा आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा। आप अपने आसपास में वैसे सभी यंत्र जिसको आप अपने काम को आसान बनाने के लिए उपयोग करते हैं वे सभी क्या हैं सर? आप सभी ध्यान में रखना, मशीन है। ध्यान में रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे सर व्हाट इज मशीन, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे आसपास में ऐसी जो भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास में ऐसी जो भी डिवाइस है, वस्तु नहीं डिवाइस, युक्ति जो हमारे काम को आसान बना देती है वो क्या होगा? आप कहेंगे मशीन होगा। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर आप अपने आसपास में सिंपल मशीन या आप यूं कह सकते हो कि सीधे सीधे मशीन के एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं, तो मेरे मित्र जो आपके घर में लगा हुआ पंखा है, एसी है, फ्रीज है, या फिर आप किसी प्लायर्स की बात करते हो, पिलास की बात करते हो, ये सब क्या है? मशीन है। सर जो जीप लगा हुआ होता है, चेन लगा हुआ होता है, वो भी क्या है? एक मशीन है सर। वैसा कोई भी डिवाइस जो हमारे काम को इजियर बना दे वो क्या होगा? आप कहेंगे मशीन। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आज के समय में पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आप सच्चे लगन से अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट हैं और पूरी तरीके से फोकस्ड हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसा मशीन है जो पढ़ाई को क्या कर दिया है सर? बहुत ही आसान बना दिया है। आप कहेंगे गुरुजी मोबाइल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि इस तरह के हमें हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस देखने को मिल जाएगी जो क्या होगा? आप कहेंगे सर हमारे काम को आसान बना रहा होगा। और वैसा कोई भी चीज जो हमारे काम को आसान बनाता है वो क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर मशीन कहलाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये जो टॉपिक है वो है हमारा लीवर एंड सिंपल मशीन। तो क्या मशीन के टाइप भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं मेरे मित्र। और आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टॉपिक है वो है सिंपल मशीन, जो कि मशीन का एक प्रकार है। आप कहेंगे सर फिर ये बताओ कि मशीन के प्रकार कौन कौन है? ध्यान में रखेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो आपका सिंपल मशीन जिसको हम लोग को इस पूरे चैप्टर में ही एक्सप्लेन करना है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स मशीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जटिल मशीन कहते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि हमारी आसपास में वैसी सभी डिवाइस जो हमें हमारे काम को आसान बना दे रही है वो मशीन कहलाएगी। और ये संभव है कि ये डिवाइस जो है या तो सिंपल मशीन के रूप में हमारे काम को संभव बना रही होगी, या फिर ये डिवाइस जो है वो क्या कर रही होगी सर? जटिल मशीन के रूप में, यानी कि कॉम्प्लेक्स मशीन के रूप में हमारे काम को आसान बना रही होगी। मेरे मित्र अगर हम इसी चीज को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना, जो हम लोग के मन में पहला सवाल आया कि गुरुजी व्हाट इज अ मशीन, तो हम सभी ये कह सकते हैं कि मशीन आर टूल्स दैट मेक आवर लाइफ्स इजियर by saving us time and energy. This tool allow us to do more work by using less effort. मेरे मित्र अगर हम आम भाषा में मशीन को समझने की कोशिश करें तो हमने एक लाइन में आपको समझा दिया कि वैसी सभी चीजें या वैसी सभी यंत्र जो आपके काम को आसान बना रही है वो मशीन कहलाएगी।
तो सवाल ये है कि सर इसको साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मेरे मित्र साइंटिफिकली भी इसमें वही कहा जा रहा है जो किसी एक आप कह सकते हो मशीन का कार्य होता है। मेरे मित्र मशीन का उपयोग हम क्यों करते हैं? आप सबों को मालूम होगा कि पहले मसाला पीसने के लिए हमारे घरों में सर सिलबट्ट का उपयोग किया जाता था, जिसको सिल्ला और लोढ़ी बोला जाता था। लेकिन आज हमारे पास क्या है सर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गए हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में सर प्लग घुसाते हैं ग्राइंडर का और मिक्सी का, सर हमारा मसाला पीस जाता, तैयार हो जाता है। तो मेरे मित्र पहले के जमाने में जो आपका सिल्ला यानी कि पत्थर पे मसाला पीसा जाता था, और अब जो आपका सर इलेक्ट्रिसिटी के सहारे मसाला पीसा जा रहा है, क्या दोनों में सेम एनर्जी खपत हो रही है? आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसी होगी? जो हम पत्थर पे मसाला पीस रहे थे उसमें हमारा समय ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब क्या है, तो सर अब हमारा समय कम लग रहा है उसके बनिस्पत। अच्छा, पत्थर पे मसाला पीसने के लिए भी सर क्या चाहिए था? ताकत चाहिए था। अब अगर कोई मतलब कह सकते हो कि महिलाएं अगर बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो पता चला 2-3 दिन मसाला पीसने के साथ ही क्या हो गया, तो गुरुजी मतलब बेहोशी आना शुरू हो गया। तो मसाला पीसने के लिए भी ताकत लगता था, मतलब ज्यादा बल की जरूरत होती थी। लेकिन अब क्या है, तो मेरे मित्र अब आपको बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको पीसना है उसको आप ग्राइंडर में डालिए, प्लग लगाइए, स्विच ऑन कीजिए, हो गया। तो जो मशीन है वो क्या कर रही है सर, मशीन हमारे समय को तो बचा ही रही है, साथ में साथ हमारे द्वारा कम बल लगाने से हमें क्या हो रहा है सर, ज्यादा यांत्रिक लाभ मिल रहा है। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी मशीन से हमें जो लाभ मिलता है, किसी भी मशीन से जो हमारे काम में सहायता होती है, उसको यांत्रिक लाभ कहते हैं। और मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं सर, कम बल लगा करके ज्यादा से ज्यादा यांत्रिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो मेरे मित्र अगर हम एक बेहतर तरीके से मशीन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो हम सभी कह सकते हैं मशीन्स आर टूल, मतलब मशीन एक प्रकार का यंत्र है जो हमारे जीवन यानी कि लाइफ को क्या करता है सर, आसान बनाता है। कैसे? तो सर सेविंग अस टाइम एंड एनर्जी, हमारे समय और ऊर्जा को क्या करके सर, सेव करके। और साथ ही साथ ये जो टूल्स हैं, ये जो मशीन है, ये क्या करते हैं, अलाउ अस टू डू मोर वर्क बाय यूजिंग लेस एफर्ट, यानी कि कम प्रयास में ज्यादा कार्य हमें किससे मिलता है, आप कहेंगे मशीन से मिलता है। तो मेरे मित्र आप सभी मशीन का परिभाषा बस समझ लिए, हो गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और जिसको याद करने की जरूरत है, चला आप इसको इस डेफिनेशन के सहारे याद कर सकते हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि जब आप ये समझ लिए कि सर कोई भी मशीन, सिंपल सी बात है कि कोई भी मशीन हमारे काम को आसान बनाएगा। अब मान लो कि अगर हमें सर लिखना है 20 पेज, तो हम 20 पेज लिखते लिखते सर क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको कंटेंट दिया हुआ है और उसको फोटोकॉपी कराना है, तो फोटोकॉपी वाले के पास जाएंगे, फोटोकॉपी मशीन से वो 20 पेज क्या करेगा, लिख देगा। तो हम सरल शब्दों में ये क्यों ना याद रखें कि जब भी हमारे सामने मशीन जैसा शब्द आएगा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये एक ऐसा यंत्र है, ये एक ऐसा यंत्र है जो हमारे समय और साथ ही साथ ऊर्जा का बचत करते हुए हमारे जीवन को आसान बनाती है। और साथ ही साथ ये यंत्र क्या करती है, तो सर कम बल में, कम प्रयास में हमें ज्यादा यांत्रिक लाभ देती है। तो मेरे मित्र आप सभी और सरलता से कह सकते हो कि वैसी कोई भी यंत्र जो कम प्रयास में ज्यादा यांत्रिक लाभ दे रहा हो और साथ ही साथ मानव का समय एवं ऊर्जा की बचत कर रहा हो, क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर मशीन कहलाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मशीन कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एट द फर्स्ट इज नोन एज सिंपल मशीन, सेकेंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स मशीन। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज सिंपल मशीन, ये सिंपल मशीन क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ए सिंपल मशीन हैज few moving parts and should enable you to do more work with less effort and energy। मतलब मेरे मित्र यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो सिंपल मशीन होता है उसमें कुछ ही घूमने वाले भाग होते हैं, यानी कि जो सरल मशीन है उसमें कुछ ही घूमने वाले भाग होंगे और वो घूमने वाले भाग के थ्रू हमारा क्या हो रहा होगा सर, जो काम होगा वो आसान बन रहा होगा। और इस काम को करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा होगा सर, कम प्रयास लगाना पड़ रहा होगा। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि हमारे घरों में जो उपयोग की जाने वाली प्लायर्स, जिसको हम लोग पिलास बोलते हैं सर, या फिर जो हम लोग
पुल्ली का उपयोग करते हैं। सर कुआं से पानी निकालते हैं, पुल्ली का उपयोग करते हैं। हम लोग सर कुल्हाड़ी से किसी चीज को काटने, कुल्हाड़ी का उपयोग किसी चीज को काटने के लिए करते हैं। ये सब के सब क्या है सर? सिंपल मशीन है। क्या है? सिंपल मशीन, सरल मशीन है। मेरे मित्र, जो हमारे घरों में कैंची उपयोग की जाती है, जो हमारे घरों में कैंची उपयोग की जाती है, वो क्या है? सिंपल मशीन है, सरल मशीन है। आप देखे होंगे कि कैंची जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। मेरे मित्र, कैंची के इस पॉइंट पे क्या देखते हैं? एक रिपीट ठोका हुआ रहता है और कैंची का ये दोनों पार्ट इसी रिपीट के चारों ओर घूर्णन करते रहता है। मतलब क्या हुआ कि सर जो सिंपल मशीन होगा उसमें कुछ ही मूवेबल पार्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा मूवेबल पार्ट्स नहीं होगा। कैंची, पिलास, सरौता, एकरा सब में बहुत ज्यादा मूवेबल पार्ट है चला न है, तो कुछ ही मूवेबल पार्ट होगा और वो क्या कर रहा होगा सर? हमारे काम को आसान बना रहा होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहिएगा सर उसको हम लोग सिंपल मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल मशीन कहेंगे। मेरे मित्र, जो कॉम्प्लेक्स मशीन होगा वो क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखना कि दे आर मेड अप ऑफ 2 or more simple machine, sometimes even 100. It means they are more complex than simple machine. मतलब मेरे मित्र, अगर आप सिंपल मशीन की बात करते हो तो सीधे सीधे एक पहिया जो है वो आपका सरल मशीन का एग्जांपल हो सकता है, पिलास जो है वो सरल मशीन का एग्जांपल हो सकता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स मशीन के रूप में देखें तो मेरे मित्र, ये जो गाड़ी है ये बहुत सारे सिंपल मशीन का क्या है? तो सर कॉम्बिनेशन है। क्या है? बहुत सारे सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन है। और मेरे मित्र, इस प्रकार के गाड़ी में सिर्फ एक ही मूवेबल पार्ट्स नहीं होते हैं, कई मूवेबल पार्ट्स होते हैं जो गाड़ी को चलने के लिए इनेबल करते हैं। तो हम सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी, जब भी कॉम्प्लेक्स मशीन की बात की जाएगी, जटिल मशीन की बात की जाएगी, हम सभी क्या कहेंगे? वैसा मशीन जो 2 या 2 से अधिक सरल मशीन के संयोजन से बना हो, क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स मशीन कहलाएगा। और मेरे मित्र, अगर आप कॉम्प्लेक्स मशीन की बात करेंगे तो सिर्फ आपका जो मोटर व्हीकल्स है यही कॉम्प्लेक्स मशीन में नहीं आएगा। इस तरह के बहुत सारे आपको मशीन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम क्रेन की बात करें या फिर हम सर किसी फैन की बात कर लेते हैं, आप सभी क्या पाएंगे कि सर इसमें कई मूवेबल पार्ट्स होते हैं। तो ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन के रूप में आएगा। तो जब भी मशीन की बात करी जाएगी, आप कहेंगे वैसा डिवाइस जो हमारे कार्य को आसान बना दे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होगा सर? कुछ ही पार्ट मूवेबल होंगे और कम प्रयास के थ्रू ज्यादा यांत्रिक लाभ मिल रहा होगा। जबकि जो जटिल मशीन होगा वो क्या होगा? आप सभी ये याद रखना कि सर वो बहुत सारे सिंपल मशीन, सरल मशीनों के संयोजन से बना होगा, जैसे कि हमारा कोई भी व्हीकल्स हो गया। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, अगर हम साइंटिफिकली किसी भी मशीन के मेन फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? क्योंकि हम मशीन तो कह रहे हैं, जैसे हमने बस ये समझ लिया कि सर ये हमारे काम को आसान बनाएगी, लेकिन सर ये हमारे काम को आसान कैसे बनाती है? तो मेरे मित्र, फिजिक्स के सिंपल मैकेनिज्म का पालन करके ये जो मशीन होती है वो हमारे काम को आसान बनाती है। ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं कि सर किसी भी मशीन का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप सभी को मैं यहाँ पे 3 पॉइंट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सरल तरीके से आप सभी समझ भी जाएंगे। याद रखिएगा कि जब हम लोग किसी मशीन के मेन फंक्शन की बात करते हैं, बोले तो मुख्य कार्य की बात करते हैं, तो सर इसका जो मुख्य कार्य होता है वो 3 होता है। पहला आपका यहां दिख रहा है। और मेरे मित्र, आप जरा हमें ये बताओ कि क्या ये जो क्रेन है इसको आप पहली बार देख रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं गुरुजी, हम सबों को मालूम है कि इसके द्वारा किसी भारी चीज को क्या किया जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी उठाया जाएगा। इस मान लो कि ये हमारा 500 केजी का है, तो इस क्रेन के द्वारा क्या किया जाएगा? आप कहेंगे सर इसके द्वारा ये उठाया जाएगा। अब मेरे मित्र, जरा सा आप हमें यह बताओ कि अगर इसी 500 केजी के वस्तु को उठाने के लिए हमें किसी मानव पावर की जरूरत पड़ती, ह्यूमन पावर की जरूरत पड़ती, तो कितना आदमी चाहिए होता? आप कहेंगे सर बहुत आदमी चाहिए होता और सभी लोग मिल करके इसको उठाते, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम उठाना चाह रहे होते नहीं उठाया जाता। लेकिन ये जो मशीन है ये क्या कर रहा है? तो सर यहां पे एक आदमी जो इसको ऑपरेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? तो सर इस मशीन के सहारे जो उसका एक ह्यूमन एफर्ट है ऑपरेटिंग करने में, उस एफर्ट के सहारे ये क्या कर रहा है? तो सर एक ही आदमी इसको पूरा का पूरा उठा दे रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर यहां पे हम
कम बल लगा करके ज्यादा यांत्रिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमारा मशीन होगा चिला, अगर कोई मशीन होगा हमारा, तो उसका मेन फंक्शन में पहला फंक्शन क्या होगा सर? फोर्स मल्टीप्लायर। क्या होगा सर? फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर। मेरे मित्र याद रखिएगा कि फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ? बल गुणक। क्या हुआ सर? बल गुणक। मतलब क्या कि सर अगर हम थोड़ा बल लगाएंगे तो जो मशीन होगा उस थोड़े बल के सहारे बहुत ज्यादा बल को जनरेट करके हमारे काम को आसान बना देगा। तो कोई भी मशीन होगा तो सर यह संभव है कि उस मशीन के द्वारा हमें क्या हो रहा होगा सर? कम बल लगाने से ज्यादा यांत्रिक लाभ मिल रहा होगा। अब मेरे मित्र अगर हम दूसरा एग्जाम्पल आपको मेन फंक्शन के रूप में साइकिल का दे, तो आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति चल रहा है और कोई व्यक्ति साइकिल से चल रहा है, दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी? आप कहेंगे सर साइकिल की ज्यादा होगी। तो क्या मेरे मित्र साइकिल के चलते वक्त साइकिल की आकार और आकृति में कोई परिवर्तन होता है? आप कहेंगे नहीं होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका मशीन है उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो अपने आकार में बिना कोई परिवर्तन के सर जो गति है उसको क्या कर दे? बढ़ा दे। तो मेरे मित्र हम लोग कहीं पे जल्दी पहुंचने के लिए, स्कूल अपने समय से पहुंचने के लिए, ऑफिस अपने समय से पहुंचने के लिए हम लोग बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल या कार या फिर कुछ भी मतलब जो परिवहन है उसका हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं सर? आप सभी ध्यान में रखना, ये आपका स्पीड मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है चिल्ला? स्पीड मल्टीप्लायर होता है। स्पीड मल्टीप्लायर होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम तीसरे मेन फंक्शन की बात करते हैं, तीसरे मेन फंक्शन की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो पुल्ली है। और मेरे मित्र इस पुल्ली के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो सर अगर यहां पे ये पुल्ली लटका हुआ है तो ये जो लोड है इसको ऊपर उठाने के लिए इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जा रहा है और यहां पे हम इसको खींच रहे हैं। तो मेरे मित्र जो आपका किसी भी मशीन का तीसरा मेन काम होता है वो क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, दिशा परिवर्तन करना, यानी कि डायरेक्शन चेंज करना भी क्या होता है सर? किसी मशीन का मेन फंक्शन माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो मशीन होगा उसके मुख्य कार्य, जो मशीन होगा उसके मुख्य कार्य क्या होंगे? तो सर जो मुख्य कार्य होंगे वो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में होगा, स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में होगा, या फिर डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग उस मशीन का क्या कर रहे होंगे? आप कहेंगे उपयोग कर रहे होंगे। मेनली आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सिंपल मशीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? सिंपल मशीन, सरल मशीन की। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग सीजर यानी कि कैंची या फिर जो आपका स्लाइड है इसको भी हम लोग एक सिंपल मशीन के रूप में देखते हैं। जो वेज यानी कि कुल्हाड़ी है सर, इसको भी हम, कुल्हाड़ी का जो वेज होता है सर वो भी हमारा क्या है? सिंपल मशीन है। सर बाइसाइकिल, इसमें व्हील एंड एक्सल का उपयोग किया जाता है, ये भी हमारा सरल मशीन है। पुल्ली के द्वारा हम लोग कुआं से पानी खींचते हैं सर, ये भी सरल मशीन है। सर स्क्रू के द्वारा हम लोग किसी भी चीज को टाइटली पैक करते हैं, वो भी हमारा क्या है? सरल मशीन है। मेरे मित्र सरल मशीन आपका वैसा मशीन होता है, सिंपल मशीन आपका वैसा मशीन होता है जिसमें कुछ ही भाग क्या होते हैं सर जी? मूवेबल होते हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे इस कैंची का ये वाला पार्ट मूवेबल होगा। अब इस पे कोई स्लाइड करेगा तो सर नीचे आएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी कुछ कुल्हाड़ी ऐसे होते हैं सर जिसमें जो वेज होती है वो मूवेबल होती है, ये पुल्ली मूवेबल है, साइकिल का चक्का मूवेबल है, यानी कि इसमें आपको कुछ ही पार्ट क्या दिखेंगे? आप कहेंगे सर मूवेबल दिखेंगे। कुछ ही पार्ट क्या दिखेंगे? मूवेबल दिखेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि चूंकि सिंपल मशीन के हमें इतने सारे एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्पल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सिंपल मशीन को जितने भी हम यहां पे देख पा रहे हैं, इन सभी सिंपल मशीन के एग्जाम्पल को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला हमारा क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि पहला हमारा लीवर, पहला क्या होता है? लीवर, और दूसरा क्या होता है सर? इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन होता है। और चला जी ध्यान में रखिएगा कि ये जो लीवर है इसको हम लोग उत्तोलक के रूप में जानते हैं, और साथ ही साथ जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको हम लोग अनत तल या झुका हुआ तल के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र जितने भी सिंपल मशीन हैं, इन सभी सिंपल मशीन को हम लोग सर इसी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा सर? लीवर और इंक्लाइंड प्लेन। लीवर और इंक्लाइंड प्लेन।
और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो लीवर होगा यानी कि जो उत्तोलक होगा उसमें हमें 3 पोर्शन देखने को मिलेगा। ये वाली जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, आलंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका भार कहलाएगा। और मेरे मित्र अगर आप यहां पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये आपका एफर्ट यानी कि प्रयास कहलाएगा। और मेरे मित्र जो आपका सिंपल मशीन का कैटेगरी है वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, जिसको हम लोग झुका हुआ तल यानी कि आनत तल कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो सर एक आनत तल पे मूव करने के लिए तैयार है। तो जितने भी सिंपल मशीन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लीवर यानी कि उत्तोलक और इंक्लाइंड प्लेन यानी कि सर आनत तल। ध्यान में रखिएगा अगर हम लोग लीवर के रूप में देखते हैं तो मेरे मित्र व्हील एंड एक्सल, पुल्ली, स्क्रू, वेज, जो आपका ये वेज है ये इंक्लाइंड प्लेन के अंतर्गत आ जाता है। जो स्क्रू है ये किसके अंतर्गत आ जाता है, तो सर स्क्रू जो है वो भी आपका इंक्लाइंड प्लेन के अंतर्गत आता है। जबकि व्हील, एक्सल एंड पुल्ली इन सभी की बात करते तो सर ये किसके अंतर्गत आ जाता है, लीवर के अंतर्गत आ जाता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखना, कि उत्तोलक की बात करेंगे तो व्हील एंड एक्सल, पुल्ली इन सभी की चर्चा करेंगे। लीवर की चर्चा तो सर उत्तोलक तो हमारा पूरा एक टॉपिक ही है। और साथ में इंक्लाइंड प्लेन की चर्चा करेंगे तो सर क्या कहेंगे कि वेज और जो हमारा स्क्रू है वो इंक्लाइंड प्लेन में आ जाएगा। मतलब पूरे सिंपल मशीन को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, आप कहेंगे 2, पहला लीवर, दूसरा आपका इंक्लाइंड प्लेन। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि लीवर क्या होता है, उत्तोलक की संरचना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। क्या है ये, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका लीवर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चला उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तोलक। तो सवाल यहां पे ये है कि सर जो आपने उत्तोलक बोला है तो उत्तोलक हम किसको बोलेंगे, तो मेरे मित्र पहला चीज तो ध्यान में ये रखना कि हम लोग मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं और हम उत्तोलक की चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये एक प्रकार की मशीन है, मेरे मित्र बिल्कुल। और आप सभी को ये कहना पड़ेगा, कह नहीं सकते हो, कहना पड़ेगा कि उत्तोलक क्या है, सर एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कार्य को क्या कर देता है, आसान बना देता है। क्या कहिएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को आसान बना देती है, मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये उत्तोलक हमारे काम को आसान कैसे बनाती है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि उत्तोलक की जो संरचना होती है इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला आपका क्या है, सर फलक्रम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आलंब। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में आलंब कहते हैं। मैं इस लीवर को यहां से मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने लीवर की परिभाषा आपको बता दिया है। ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग लोड बोले तो क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और साथ ही साथ ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफर्ट यानी कि प्रयास कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका उत्तोलक एक मशीन है जो हमारे कार्य को आसान बना रही है, ये कैसे बनाती है, तो सर इसके उचित बिंदु पर जब हम लोग बल लगाते हैं, जो उचित बिंदु पर बल लगाने से क्या होता है, सर हमें यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। मतलब वैसा मशीन जिसके किसी उचित बिंदु पर बल लगाने से हमें क्या हो, सर यांत्रिक लाभ प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे, उत्तोलक कहेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट सर इस मशीन में हम बल कहां लगाएंगे, मेरे मित्र ये जो एफर्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयास। और जरा आप सोचो कि प्रयास करने का मतलब क्या हुआ, आपके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसके किसी उचित बिंदु पर आप बल लगा करके कार्य को आसान बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर प्रयास वाला बिंदु यहां है, इसका मतलब यहां पे हम बल लगाएंगे, हमारे द्वारा बल लगेगा। बिल्कुल मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि उत्तोलक आपका वैसा मशीन है जिसके उचित बिंदु पर आप बल लगा करके कार्य को क्या कर सकते हो, आसान बना सकते हो।
और साथ ही मेरे मित्र आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ये जो उत्तोलक है क्या इसकी संरचना ऐसी ही होती है या ये वास्तव में क्या होता है? क्या हम इसको अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं? 100% प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे मित्र। साइकिल का जो टायर पंचर होता है तो उस पंचर बनाने वाले की दुकान पे आप लोग कभी ना कभी जरूर गए होंगे। क्या देखते हैं कि सर वो टायर को खोलने के लिए, रिम से खोलने के लिए सर लीवर का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? लीवर का। तो वहां पे आम बोलचाल के भाषा में हम लोग लीवर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या वो? आप कहेंगे एक प्रकार की मशीन है जिसको उत्तोलक बोला जाता है। मेरे मित्र उसमें क्या किया जाता है? तो आप कहते हैं सर जो साइकिल का जो पहिया गोल लगा हुआ रहता है उसको इस तरह से कर करके उठाया जाता है। मतलब एक मान लो कि ये आपका वो लीवर है, तो आप कहेंगे सर यहां बल लगाएंगे इधर से हमारा कार्य होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि वो लीवर या तो आपको सीधी छड़ के रूप में भी दिखाई पड़ती है या फिर आपका क्या होता है सर मुड़ा हुआ छड़ के रूप में भी दिखाई पड़ता है। तो मेरे मित्र आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम उत्तोलक को और साइंटिफिकली तरीके से एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तोलक जो है वो आपका एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ छड़ है। उत्तोलक क्या है? तो आप कहेंगे एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़, मतलब क्या? कठोर छड़ है। क्या है सर? कठोर छड़ है जो किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष सर मूव करने के लिए यानी कि घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी उत्तोलक को चाहो तो और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। क्या आप सभी लिख सकते हैं? ये वाला तो चला ठीक ही है, एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को आसान बना देती है, लेकिन और बढ़िया तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं? हम सभी कह सकते हैं कि उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ का मतलब क्या हुआ सर? कठोर। तो हम यहां पे कठोर लिखते हैं ताकि आपके माइंड में चीजें सेट हो। क्या है? उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई कठोर छड़ है जो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से घूर्णन करती है। आप उत्तोलक को इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो। चला साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो उत्तोलक है ये वैसी मशीन है जिसकी दक्षता इफिशियंसी 100% नहीं होती है। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सरल मशीन की दक्षता होती है, आप कहेंगे सरल मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि लीवर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन इज ऑल्सो लेस देन 100%। मतलब यह हुआ कि आपको यहां पे नोट करके इस बात को मेंशन करना होगा। चला नोट करके इस बात को मेंशन करना होगा क्या कि उत्तोलक की दक्षता या आप लिख लो लीवर की दक्षता 100% से कम होती है। लीवर की दक्षता 100% से क्या होती है? आप सभी कहेंगे कम होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो उत्तोलक है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सर उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण क्या कहता है कि सर जो टॉर्क होता है वो बल इंटू बल बाहु भुजा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बल इंटू बल भुजा हम लोग कहते हैं। तो सवाल ये है कि सर क्या इसमें बल आघूर्ण लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मेरे मित्र हमने जो आपको बताया कि उत्तोलक आपका एक सीधी छड़ या मुड़ी हुई कठोर छड़ है जो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से घूर्णन करता है। ये उत्तोलक सर इसी फलक्रम जो आलंब है सर इसके सापेक्ष घूर्णन करता है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम इधर से फोर्स एक्सर्ट करते हैं अगर हम इधर से फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो सर ये यहां पे घूर्णन करेगा, और जो हमारा लोड है, जो हमारा भार है वो तो सर यहां पे होगा।
अब मेरे मित्र यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं और यहां से यहां तक इसकी लंबाई है। आप कहेंगे सर कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। अब ये भार यहां उठा रहा है और यहां से इसकी कुछ लंबाई है सर यहां तक और इसकी सर लंबाई यहां तक। तो मेरे मित्र यहां पे जो आपका प्रयास है, तो प्रयास इंटू प्रयास भुजा, ये क्या कहलाएगा सर? प्रयास भुजा कहलाएगा, जिसको हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं। और सर ये जो आपका भार है ये क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस आर्म कहलाएगा, यानी कि भार भुजा कहलाएगा। अगर हम इसको सरल हिंदी में लिखें तो एफर्ट आर्म को हम लोग क्या कहेंगे? प्रयास भुजा। क्या कहिएगा चिल्ला जी? प्रयास भुजा। और ये जो रेसिस्टेंस आर्म है इसको क्या कहिएगा? भार भुजा कहिएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, सिंपली इधर अगर हम बल लगाएं तो आप कहेंगे इन्हें कोनो चीज रखेंगे तो वो उठ जाएगा, मतलब उत्तोलक के द्वारा इस वस्तु पे क्या किया गया सर? बल लगाया गया। कोई भी चीज कैसे ऊपर उठेगा? आप कहेंगे सर जब तक हम उसके वजन के बराबर बल नहीं लगाएंगे वो नहीं उठेगा। तो मेरे मित्र ये जो यहां पे बल लगेगा, बल जो लगेगा इस उत्तोलक के द्वारा, वो सर इस वस्तु के भार बल के बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र जो उत्तोलक का सिद्धांत है वो क्या है? तो प्रयास गुना प्रयास भुजा जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? भार इंटू भार भुजा के बराबर होता है। और मेरे मित्र बल आघूर्ण भी क्या है? तो सर बल इंटू बल बाह्य भुजा। तो आप सभी यहां पे स्पेशल हिंट डालिएगा और आप सभी यहां पे स्पेशल हिंट डालिएगा चिल्ला जी, और ये लिखिएगा स्पेशल हिंट डाल करके क्या कि उत्तोलक बल आघूर्ण, उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर हम बात करेंगे किसकी? अगर हम बात करेंगे सर लीवर प्रिंसिपल की, किसकी चला? लीवर प्रिंसिपल। अच्छा प्रिंसिपल कह रहे हैं तो प्रधानाध्यापक मत समझ जाना, क्या समझेंगे सर? सिद्धांत। तो लीवर का प्रिंसिपल क्या होगा? आप कहेंगे सर जी बल आघूर्ण। लीवर का प्रिंसिपल बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के सिद्धांत से हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी हम यहां पे बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा। प्रयास किसको कह रहे हैं? चला हमारे द्वारा लगाए गए बल को कह रहे हैं। तो प्रयास इंटू प्रयास भुजा किसके बराबर होगा? भार इंटू भार भुजा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? भार इंटू भार भुजा के बराबर होगा। इसी को इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं? एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। अगर आप इसको इंग्लिश में कहना चाह रहे हैं चिल्ला, तो आप सभी लिख सकते हो कि एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल टू क्या होगा? लोड इंटू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म। अब मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चलो ये चीज तो हमने समझ लिया कि उत्तोलक क्या है, लेकिन ये जो आप फलक्रम कह रहे हैं, भार कह रहे हैं, एफर्ट कह रहे हैं, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी उत्तक में आपको मेनली यही तीन मेन बिंदु दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन सा? एक आपका प्रयास बिंदु, दूसरा आपका आलंब, तीसरा आपका भार बिंदु। और आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग उत्तोलक में किसकी बात करेंगे? प्रयास बिंदु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? प्रयास बिंदु की बात करेंगे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? एफर्ट पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे चिल्ला? एफर्ट पॉइंट कहेंगे। और याद रखिएगा हम लोग कहेंगे कि उत्तोलक का वह बिंदु, उत्तोलक का वह बिंदु जहां पर उत्तोलक का वह बिंदु जहां पर हमारे द्वारा बल लगाया जाता है। उत्तोलक का वह बिंदु जहां हमारे द्वारा बल लगाया जाता है, हमारे द्वारा बल लगाया जाता है, प्रयास बिंदु कहलाता है, प्रयास बिंदु कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चिल्ला। अब अगला अगर हम लोग बात करें चिल्ला, तो ध्यान में रखना
अगला आपका क्या होगा? फलक्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलंब, और इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि उत्तोलक का वह बिंदु, उत्तोलक का वह बिंदु, वह बिंदु जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उत्तोलक, जिसके सापेक्ष उत्तोलक, उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूर्णन करता है, जिसके सापेक्ष उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूर्णन करता है, स्वतंत्र रूप से घूर्णन करता है, आलंब कहलाता है, आलंब कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मेरे मित्र तीसरा जो पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे वो क्या आप सभी ध्यान में रखेंगे, वो होगा हमारा भार बिंदु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भार पॉइंट भी कहते हैं और इंग्लिश में लोड कहते हैं। क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर उत्तोलक का, उत्तोलक का, उत्तोलक का वह बिंदु, उत्तोलक का वह बिंदु, उत्तोलक का वह बिंदु जहां, जहां उत्तोलक द्वारा, उत्तोलक द्वारा वस्तु पर, उत्तोलक द्वारा वस्तु पर, उत्तोलक द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है, उत्तोलक द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे आलंब कहलाता है। क्या कहलाता है चिल्ला? आप कहिएगा आलंब कहलाता है सर। अब आप कहेंगे सर क्या हम इस तीनों बिंदु को ड्रॉ कर सकते हैं खुद से? काहे नहीं करेंगे चिल्ला? अगर हम मान लो कि ये एक उत्तोलक बना रहे हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर ये हमारा आलंब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहां पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, यहां पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो मेरे मित्र ये वाला साइन क्या होगा? आप कहेंगे सर यहां आप प्रयास लगा रहे हैं, और यहां अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमें जो बल लगाना होगा वो क्या होगा? सर इस वस्तु के भार के बराबर होगा। तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो F होगा। मेरे मित्र ये क्या होगा हमारा? आप कहेंगे सर प्रयास बिंदु हो जाएगा हमारा। क्या होगा? प्रयास बिंदु हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? आप कहेंगे सर आलंब होगा, यानी कि फलक्रम होगा। और सर भार, तो इसका जितना भार होगा, चूंकि भार तो नीचे की तरफ कार्य करेगा लेकिन हमें कार्य करना है जिसको उठाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ये लोड होगा। तो मेरे मित्र ये आपका क्या कहलाएगा? भार बिंदु। क्या कहोगे? इधर बल लगाएंगे और इधर से सर इस रॉड के द्वारा इसको उठाया जाएगा, इसलिए हमने कहा कि उत्तोलक का वह बिंदु जहां उत्तोलक द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? आलंब कहलाता है। तो मेरे मित्र उत्तोलक से संबंधित ये 3 पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा, एफर्ट, फलक्रम और लोड क्या होता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग उत्तोलक के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लीवर की बात करते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उत्तोलक जो है वो 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? सर 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। अगर हम यहां पे उत्तोलक के प्रकार की चर्चा करें, चिल्ला, उत्तोलक के प्रकार की चर्चा करें, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो पहला होगा हमारा कि सीधी छड़ वाली उत्तक, सीधी छड़ वाली उत्तोलक, उत्तक कह रहे हैं चिल्ला, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? याद रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट करेंट लीवर कहेंगे, स्ट्रेट करेंट लीवर कहेंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा? सर मुड़ी हुई छड़ वाली उत्तक, मुड़ी हुई छड़ वाली उत्तोलक, फिर कह रहे हैं उत्तोलक। जनरली चिल्ला ये जो तो है ये सिंपल माइंड को उत्तक से कनेक्ट कर रहा है, तो मुड़ी हुई छड़ को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप सभी ध्यान में रखना, वेल करेंट लीवर, वेल करेंट लीवर। मेरे मित्र जनरली मुड़ी हुई छड़ वाली जो उत्तोलक होगी आपको वो कैसे देखने को मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप कभी कभी इस तरह के संरचना वाली उत्तोलक को भी देखे होंगे कि सर यहां पे फलक्रम हो जाएगा और यहां पे सर क्या होगा? तो सर भार बल हो जाएगा। तो ये वाला बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? आलंब कहलाता है।
और मेरे मित्र यहां आप क्या करोगे तो फोर्स लगाओगे। तो इस तरह की जो संरचना वाली उत्तोलक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, बेल करंट लीवर कहते हैं। और मेरे मित्र जो सीधी छड़ वाली उत्तक होती है, स्ट्रेट करंट लीवर, मेरे मित्र इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा? तो पहला हम लोग कहते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक। पहला हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी उत्तोलक। याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे सर? प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास से पास किया है, बोले तो फर्स्ट क्लास लीवर। और दूसरा द्वितीय श्रेणी उत्तक, इसको हम लोग सर अगले कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं? द्वितीय श्रेणी उत्तक में, जिसको मेरे मित्र हम सभी क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग सेकेंड क्लास लीवर कहते हैं, सेकेंड क्लास लीवर कहते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है? तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तृतीय श्रेणी उत्तोलक, जिसको मेरे मित्र हम सभी क्या कहते हैं? आप सभी याद रखना, इसको हम लोग थर्ड क्लास लीवर कहते हैं। तो कोई भी चला जी आपसे ये सवाल करे क्या कि ये बताओ कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे मोटे तौर पे दो प्रकार के मिलेंगे। पहला स्ट्रेट करंट लीवर, दूसरा सर बेल करंट लीवर। सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि जो स्ट्रेट करंट लीवर है ये कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे तीन प्रकार के। कौन कौन सा? प्रथम श्रेणी, सर द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। आप कहेंगे सर ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में किस प्रकार के मशीन को हम लोग डिवाइड करते हैं? तो मेरे मित्र सरौता, कैंची, चिमटा। आप कहेंगे सर ये सब कैसे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड क्लास में आ जाता है? तो मेरे मित्र पहले तो आप एग्जाम्पल पे गौर फरमाइएगा कि जब भी हम लीवर की बात करते हैं तो मेरे मित्र अगर हम फर्स्ट क्लास लीवर की बात कर रहे हैं, बोले तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहे हैं। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो कैंची है वो क्या होगा? आप कहेंगे सर फर्स्ट क्लास लीवर होगा। साथ ही मेरे मित्र जो आपका हथौड़ा है ये क्या होगा? आप सभी याद रखना सर, ये जो हथौड़ा है ये आपका क्या होगा? आप कहेंगे सर फर्स्ट क्लास लीवर होगा। अब मेरे मित्र सेकेंड क्लास लीवर की बात करेंगे, यानी कि द्वितीय श्रेणी के लीवर की बात करेंगे चला जी। तो आप सभी ने देखा होगा कि रोडों पे जो इस तरह की गाड़ी होती है कचरा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, ये आपका सेकेंड क्लास लीवर होता है। और जो मेरे मित्र सरौता होता है, जो सरौता है वो आपका क्या है सर? सेकेंड क्लास लीवर है। थर्ड क्लास लीवर की बात करेंगे तो मेरे मित्र जो चिमटा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड क्लास लीवर। और मेरे मित्र हमारे द्वारा जो जिम किया जाता है लोड उठा करके ऐसे पुशअप, सर वहां पे भी थर्ड क्लास लीवर हमारे हाथ के द्वारा बन रहा होता है। आप कहेंगे कि सर ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी याद रखना तो सर आसान है, लेकिन इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि हम कैसे किसी भी चीज को डिटरमाइन कर पाएंगे कि गुरुजी ये फर्स्ट क्लास का लीवर है, ये सेकेंड क्लास का लीवर है या थर्ड क्लास का लीवर है? तो मेरे मित्र इसके लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखना है और उस ट्रिक से आपका सारा काम तमाम हो जाएगा। क्या ट्रिक है? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि लीवर में तीन ही मेन पॉइंट होंगे। एफर्ट, जहां पे हम बल लगाएंगे। फलक्रम, जिस बिंदु के थ्रू सर उत्तोलक जो है हमारा या जो मशीन है वो स्वतंत्र रूप से घूर्णन करेगा। और तीसरा सर उत्तोलक का वह बिंदु जहां पे उत्तोलक भार को उठाएगा। यानी कि there are main 3 points situated or are present in a lever which is known as effort point, fulcrum and sir load point। ये तीन चीज आपको समझ में आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम फर्स्ट क्लास लीवर की बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास लीवर में जो हमारा आलंब बिंदु है वो क्या होगा? आप सभी याद रखना बीच में होगा। फर्स्ट क्लास लीवर में आलंब बिंदु हमारा क्या होगा सर? एफर्ट और लोड के बीच में होगा। और मेरे मित्र अगर हम सेकेंड क्लास लीवर की बात करेंगे, यानी कि द्वितीय श्रेणी के लीवर की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि सर इसमें हमारा लोड जो है वो बीच में होगा। किसके बीच में सर? एफर्ट और फलक्रम के बीच में। थर्ड क्लास लीवर की बात करेंगे तो मेरे मित्र हम कहेंगे कि सर इसमें जो प्रयास है वो बीच में होगा। किसके बीच में? तो सर फलक्रम और लोड के बीच में। आप कहेंगे नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है चला। मेरे मित्र ये चीज तो आप समझ गए हैं कि किसी भी उत्तोलक में तीन ही बिंदु होगी, एफर्ट, फलक्रम और आप कहेंगे लोड पॉइंट।
अब इस डायग्राम से आप ये समझ जाइए कि सर एफर्ट, फलक्रम और लोड अगर बीच में है, मिड पॉइंट में है, तो हम लोग उसको उस तरह से कैटेगराइज कर देंगे। जैसे आप सभी को यह ध्यान में रखना है, आप सभी को ध्यान में रखना है ट्रिक क्या, FLE, FLE, F फॉर फलक्रम, L फॉर लोड, E फॉर एफर्ट। आई रिपीट माई वर्ड, F फॉर फलक्रम, L फॉर लोड, E फॉर एफर्ट। 3 बिंदु होंगे, कौन कौन, फलक्रम, लोड और एफर्ट। तो याद रखिएगा वैसा उत्तोलक जिसमें आपका फलक्रम जो है यानी कि जो आलंब है वो क्या हो, लोड और इफर्ट के बीच में हो, लोड और इफर्ट के बीच में हो, उसको हम लोग प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहेंगे मेरे मित्र, FLE। अब यहां पे ध्यान में रखेंगे कि वैसा उत्तोलक जिसमें लोड हमारा क्या हो, एफर्ट और फलक्रम के बीच हो, क्या कहेंगे सर, सेकेंड क्लास लीवर है। थर्ड FLE, E फॉर एफर्ट, मतलब क्या, एफर्ट सर बीच में होना चाहिए, तो किसके बीच में, फलक्रम और लोड के बीच में। तो वैसा उत्तोलक जिसमें प्रयास जो है वो क्या हो सर, फलक्रम और लोड के बीच में हो। आप कहेंगे सर ये चीज तो क्लियर हो गया, मतलब अगर फलक्रम बीच में है किसके, लोड और एफर्ट के बीच में, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक होगा। अगर लोड हमारा बीच में है किसके, सर फलक्रम और एफर्ट के बीच में, तो सेकंड क्लास का उत्तोलक होगा। और अगर हमारा एफर्ट किसके बीच में है, फलक्रम और लोड के बीच में, तो थर्ड क्लास लीवर होगा। मेरे मित्र ध्यान देना इस डायग्राम पे, ये हमारा कैंची है, कैंची पे ऐसे ऐसे क्या करोगे सर, अंगूठा या उंगली से बल लगाएंगे, ये किसके सापेक्ष घूमेगा सर, इस बिंदु के सापेक्ष। ये इसका क्या है, फलक्रम आलंब है, और काम आपका यहां से होगा, यहां किसी चीज को रख के काटोगे तो दबाव ना लगेगा, तो चला यहां से प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास हमारा इसके चारों ओर घूम रहा है। आप कहिएगा सर यहां पे फलक्रम हमारा बीच में है, इसीलिए ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यहां पे मेरे मित्र फलक्रम, अगर आपको किसी कील को उखाड़ना है तो फलक्रम ये आपका यहां पे सर धसा हुआ रहता है, मिट्टी से या सतह से सटा हुआ रहता है, तो ये आलंब बिंदु हो गया। अब मेरे मित्र एफर्ट आप यहां लगा रहे हैं और लोड आपका यहां हो रहा है, तो सर एफर्ट और लोड के बीच में यहां पे भी फलक्रम है, आप कहिएगा फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में क्या होगा मेरे मित्र, लोड हमारा बीच में होगा, एफर्ट यहां से उठाएंगे और सर फोर्स जो है वो यहां लगेगा, फोर्स ऑन लोड यहां पे लगेगा, जो लोड हमारा है वो यहां पे, और फलक्रम आलंब सर इस बिंदु के चारों ओर पहिया हमारा घूमेगा। मेरे मित्र सरौता आप यहां पे दाबते हो, सुपारी यहां कटता है, तो लोड जो है आपका यहीं पे होता है, जबकि सरौता का जो घूर्णन बिंदु होता है वो वहां है। इसी तरीके से मेरे मित्र चिमटा में आप ऐसे यहां पे जो आइस बग वाला चिमटा होता है या रोटी वाला चिमटा, तो आप यहां दबाते हो और यहां से रोटी पकड़ लेते हो, तो चिल्ला जी यहां जो रोटी पकड़ते हो तो ये लोड है, और यहां पे आप एफर्ट डाल रहे हो और ये आपका क्या है, फलक्रम। मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा एफर्ट है वो फलक्रम और लोड के बीच में है। तो आपको क्या ट्रिक याद रखना है सर, FLE। अगर हमारा फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में है तो उत्तोलक फर्स्ट क्लास का होगा। अगर हमारा लोड एफर्ट और फलक्रम के बीच है, उत्तोलक हमारा सेकेंड क्लास होगा। और अगर हमारा एफर्ट सर फलक्रम और लोड के बीच में है तो उत्तोलक हमारा थर्ड क्लास होगा। आप कहेंगे सर उत्तोलक तो हमने समझ लिया। मेरे मित्र बिल्कुल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।